आप सीधे भोपाल का रुख करेंगे और यहां से देखिए IBC 24 का माइंड समिट लाइव। 24 परिवार की ओर से और बेहद वरिष्ठ सालों से दशकों से मैं देखता आ रहा हूं सुरेश पचौरी जी को। आप पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और जितने आप अनुभवी हैं उतने ही विनम्रता के साथ में विभिन्न बड़े बड़े विषयों पर खुलकर अपनी बात रखते हैं। आपको भी नमस्कार है, आपका भी हृदय से इस प्रांगण में स्वागत करता हूं। बिना विलंब किए मैं अपने अगले सेशन दल बदला दिल बदले क्या, ये राजनीतिक विषय है पूरी तरीके से, लेकिन इस विषय को आप लोगों से बेहतर और इस मंच पर भला कौन प्रकट करेगा। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, सादर मंच पर आमंत्रित करते हुए मैं इस सेशन को मॉडरेट करने वाले मेरे सहयोगी हितेश व्यास, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप उन्हें लेकर मंच तक आइएगा। आइए, जोरदार तालियां हो जाएं इस शानदार सेशन के लिए। मित्रों, आपकी तालियों में कंजूसी ना होना चाहिए। IBC 24 के सभी दर्शकों को भी हम एक बार फिर से इस मंच पर वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। आइए, माइंड समिट मध्य प्रदेश चैप्टर पाथ टू प्रोग्रेस 1 वर्ष सरकार का पूर्ण होने को है, तो इस 1 वर्ष में सरकार के कार्यकलाप आप तक पहुंचे क्या, विकास के वायदे पूरे हुए क्या, और जो संकल्प सरकार ने लिए हैं, जिस काम को करने का बीड़ा उठाया है, उसमें हम किस हद तक आगे बढ़े। आइए जानते हैं। बहुत शुक्रिया पुनीत। और जैसा कि पुनीत ने पूरी तरह से बताया भी कि मध्य प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल है IBC 24, और इसी वजह से मध्य प्रदेश और मध्य भारत का सबसे बड़ा आयोजन आज मध्य प्रदेश की धरती पर हम कर रहे हैं। और माइंड समिट, जो लोग सरकार को चला रहे हैं, प्रदेश को चला रहे हैं, चाहे पक्ष में है विपक्ष में है, क्या सोचते हैं, क्या उनके माइंड में है, इन सबको आज जानने समझने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि ये बड़ा महत्वपूर्ण सेशन है, दल बदला दिल बदले क्या, तो नाम से ही जाहिर है, लिहाजा इस खास का सेशन के लिए अपने बहुत खास मेहमानों को बुलाया है। हमारे साथ में तुलसीराम सिलावट जी हैं, हालांकि दोनों ही किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं और जल संसाधन मंत्री की भूमिका इस वक्त निभा रहे हैं, और सांवेर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, लंबे समय से सियासत में रहे हैं। बीच में 2020 में जो एक बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ, उसके अहम किरदार तुलसीराम सिलावट जी भी थे, लिहाजा उस पर भी बात करेंगे। और हमारे साथ में सुरेश पचौरी साहब हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश की सियासत में भी बहुत अहम नाम इनका रहा है, और 5 दशकों से भी ज़्यादा का इनका अनुभव है। और 5 दशक के बाद में एक इनका मन बदला और इन्होंने पार्टी बदलने का फैसला किया, बहुत सारी चीज़ें थी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा कि ज़ोरदार तालियों से एक बार इस दोनों मेहमानों का स्वागत करें। सबसे पहले पचौरी साहब, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं, चूंकि वरिष्ठता के आधार पर भी, जैसा मैंने कहा कि 5 दशक तक लगातार आप कांग्रेस पार्टी के साथ रहे, अलग अलग पदों पर रहे, अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ रहे, और अचानक आपने फिर बीजेपी में आने का फैसला लिया। आपने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो फैसला लिया गया गांधी परिवार की तरफ से, वो ठीक नहीं था। क्या सिर्फ यही एक वजह थी या कुछ और मजबूरी भी थी? सर माइक। पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं राजनीति में क्यों आया। जी। मैं राजनीति में राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर आया, समाज सेवा के लिए आया। दूसरी बात यह है कि समय समय पर जो जिम्मेदारियां मुझे मिली, मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन राष्ट्रहित में किया। तो मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की। कांग्रेस जिन सिद्धांतों और नीतियों के लिए जानी जाती थी, जिस राष्ट्रीय भावना से काम करती थी, जब मैंने ये पाया कि वो उससे कुछ अलग होती जा रही है, तो मैंने इंतज़ार किया। 1 साल 2 साल नहीं, 14 साल। और जब मुझे लगा कि कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, धैर्य और संयम हो गया काफ़ी, और अब
आध्यात्मिक दृष्टि से, राष्ट्रीय दृष्टि से मुझे फैसला लेना चाहिए तो कारण केवल प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आयोजन के संबंध में जो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया, केवल वही कारण नहीं था, उसके अलावा और भी अनेक कारण थे। वही तो हम जानना चाह रहे थे आपसे कि क्या ऐसे वो कारण थे। देखिए, कांग्रेस जिन बातों के लिए जानी जाती थी, जैसा मैंने संकेत में कहा, उन नीतियों से हटती गई। कांग्रेस कभी जातिवाद को बढ़ावा देने में भरोसा नहीं करती थी। कांग्रेस समाजवादी समाज की रचना करने में और एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना में भरोसा करती रही। कांग्रेस का क्या नारा हुआ करता था पंडित नेहरू के टाइम? इंदिरा जी के समय न जात पर न पात पर मोहर लगाएं हाथ पर। मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर जब डिस्कशन 1990 में संसद में हुआ तो लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में राजीव गांधी जी का भाषण बड़ा स्पष्ट था कि ये देश जब जातिवाद की आग में झुलस जाएगा तो उसमें सभी का नुकसान होगा। लेकिन उसके बाद क्या होने लगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आपने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आयोजन की बात करी, तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आयोजन जिसकी प्रतीक्षा सालों से देशवासी कर रहे थे, आस्थावान लोग कर रहे थे, उसमें केवल एक समाज के और संप्रदाय के लोग नहीं थे। और जब कांग्रेस ने भी ये फैसला किया था कि या तो दोनों पक्ष तैयार हो जाएं या कोर्ट। तो माइंड समिट की तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लगातार दिग्गज जो बोल रहे हैं वो आप तक में ज़्यादा उचित है। और आज की परिस्थितियों के संदर्भ में जिस विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है वह आज की परिस्थितियों के हिसाब से अनुकूल है। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस पार्टी में आज हूँ। आज देश के सामने जो चुनौतियाँ हैं उन चुनौतियों का सामना करने के लिए कौन सी राजनीतिक पार्टी सक्षम है, कौन सा नेतृत्व सक्षम है, और अभी तक के जो चुनाव परिणाम हैं जो विभिन्न राज्यों में भी हुए और लोकसभा में भी हुए, उसने ये साबित कर दिया है कि देश हित के लिए कौन सी राजनीतिक पार्टी उपयुक्त है। तुलसीराम जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, इसमें आपको मैं अलग अलग विकल्प दूंगा, आपको जवाब जरूर देना है और कारण भी बताइएगा। पहला सवाल ये कि आपने कमलनाथ सरकार के दौरान भी आप मंत्री रहे, आप शिवराज सरकार में भी मंत्री रहे और अभी आप डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में भी मंत्री हैं। किसको सबसे बेहतर पाया? तीनों का अलग अलग स्थान है। जब मैं कमलनाथ जी के साथ करता था तो उस विचारधारा से काम करता था। पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज जी के साथ काम कर रहा हूँ तो उनकी काम करने की तत्परता, उनकी लगन, तो उनके साथ काम करता था। वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। उनकी जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के सोच के साथ मध्य प्रदेश को राष्ट्र के पटल पर स्थापित करने का साथ उनके नेतृत्व में काम कर रहा हूँ। तीनों का अलग अलग सोच। तो किसी को बेहतर अगर आंकना होगा तो किसको आंकेंगे? देखो, आप भी जानते हैं अपने तीनों का अलग अलग नज़रिया अलग अलग है। अभी जो वर्तमान के सामान्य मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, उनके नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूँ तो बेहतर है। अभी आपने बता दिया। दूसरा सवाल मेरा चूंकि मल्टीपल चॉइस वाला ही था, 2020 में जो घटनाक्रम हुआ, कमलनाथ जी की सरकार गई, तो कमलनाथ जी की सरकार के जाने के पीछे कई सारे कारण थे, लेकिन अगर आप अहम किरदारों को देखें तो किसको जिम्मेदार मानते हैं? राहुल गांधी को या दिग्विजय सिंह जी को, कमलनाथ जी को या सिंधिया जी को? आप जानते हैं इतना गंभीर प्रश्न, जबकि ये अध्याय है अब समाप्त हो चुका है। ये मुझे याद है वो मंजर
7 मार्च को जब हम कोविड की दस्तक मध्य प्रदेश में हुई थी, सारे पत्रकारों की होली जो है वो पूरी आपके ही कवरेज में चली गई थी। तो करके उसके बाद कई बार देश के केंद्रीय मंत्री परम सम्माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, आपको याद होगा कि वचन पत्र तैयार किया था कांग्रेस ने, हमारी सरकार मध्य प्रदेश में 2018 में बनेगी तो मात्र 10 दिन में 2 लाख का कर्ज माफ करेंगे, चाहे कितने भी 20 लाख हो, 15 लाख हो, 25 लाख हो, 5 लाख हो, पर आपको मात्र 2 लाख, जो 5 लाख है 3 लाख भरना पड़ेंगे। और कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, जितने भी खाते हों। तो ये सरकार बनी। और फिर दूसरा बड़ा सवाल, एक तो अन्नदाता, फिर दूसरा जो राष्ट्र का भविष्य था, बेरोजगारी भत्ता देना युवाओं को, वो, और तीसरा स्वसहायता समूह, बेटी और मातृ शक्ति का सम्मान, इन सारी बातों को लेकर 1 वर्ष हो गए थे जब परम सम्माननीय सिंधिया जी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से बात की कि हमको किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ करना है, बेरोजगारी भत्ता युवाओं को देना है, बेटियों का सम्मान बढ़ाना है, स्वसहायता समूह का जो लोन करने की बात की थी, माफ करने की बात, उसको हमें पूरा करना है। मैं इन सब की लड़ाई लड़ूंगा। तो वो मंजर आपको याद है, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था कमलनाथ जी ने, सिंधिया जी आप कल उतरते हो तो आज सड़क पर उतर जाओ। आपको पता है ज्योतिरादित्य सिंधिया राजमाता का पोते हैं, वो खून में वो कसक, इसके पहले भी एक घटना हुई थी, सरकार परिवर्तित हुई थी, पूरा देश जानता है। 20 मार्च को हम लोगों ने 9 मार्च को इस्तीफा दिया था और घटना का मूल कारण था मध्य प्रदेश का अन्नदाता, बेटी और बेटे और स्वसहायता समूह और अति शिक्षक, जो इस सारी समस्याओं का समाधान ना होना, ये सबसे बड़ा कारण था। अच्छा, उस वक्त ये भी कहा गया लगातार और आज तक भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधिया जी के आप लोग कट्टर समर्थक थे, उनकी सारथी की भूमिका में आप लोग अक्सर रहे हैं, तो ये भी भाव था कि सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए या उनको प्रदेश का मुखिया बनाया जाए। आज भी क्या आपको लगता है कि उनको मुखिया बनाया जाना चाहिए या इस तरह के भाव आप लोगों को? आप जानते हैं सिंधिया परिवार का पूरे राष्ट्र में एक अलग से स्थान है। उनका अपना सोच, परम सम्मानित ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, कभी उनकी अभिलाषा, कभी उनकी आरजू, कभी इच्छा किसी पद को पाने की नहीं है, सेवा करने का संकल्प। समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसकी किस प्रकार से सेवा करें, ये उनकी पहली अभिलाषा, ये उनकी आरजू है। पचौरी साहब, चूंकि उस वक्त तो आप कांग्रेस पार्टी में ही थे जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, तो जो सवाल मैंने तुलसीराम जी से पूछा वही आपसे भी, आप किसको किरदार मानते हैं, कहाँ कमी रही जो 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 घटनाक्रम हुआ था? मैं उस घटनाक्रम से अपने आप को अलग रखा हुआ था। तुलसी भाई जानते हैं। तो आप उसमें कांग्रेस को ही मानता हूँ। ठीक है, तो पूरी कांग्रेस को जिम्मेदार हमारा चलेंगे। चलिए, आप चूंकि ब्राह्मण नेता हैं और आपकी छत्र छाया में पचौरी साहब बहुत सारे ब्राह्मण नेता बने, आगे निकले, कांग्रेस पार्टी में बड़ा वर्चस्व रहा, लेकिन जब आप नए दल में आए हैं, यहाँ पर एक से एक बड़े ब्राह्मण नेता आज भी हैं, तो इतने बड़े भारी चेहरों के बीच में कहीं सुरेश पचौरी जी गुम तो नहीं हो गए? मैं बहुत अपने आप को सहज महसूस कर रहा हूँ और अपनापन महसूस कर रहा हूँ। कहीं मेरी किसी से कोई शिकायत नहीं है इस विषय में। तो अभी 1 साल तक का जो अभी कार्यकाल रहा है, चूंकि सरकार को भी करीब करीब 1 साल पूरे हो रहे हैं और आपने जनवरी के आसपास पार्टी छोड़ी थी, तो करीब करीब आपको भी 1 साल पूरा हो रहा है, तो इस नए साल जो सरकार का कार्यकाल है उसमें आप कैसे देख रहे हैं और अपनी भूमिका कैसे देख रहे हैं? आपने अच्छा प्रश्न किया। 13 तारीख को डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में अपने 1 साल पूरा करने जा रहे हैं और इस 1 साल के
कार्यकाल पर जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि एक सुशासन वाला ये कार्यकाल रहा है, वादा पूरा करने वाला कार्यकाल रहा है, किसान, नौजवान और आम इंसान की बेहतरी के लिए काम करने वाला ये कार्यकाल सिद्ध होते जा रहा है। इस कार्यकाल बोलिए प्लीज। इस कार्यकाल में कानून व्यवस्था पर अंकुश लग रहा है। इस कार्यकाल में जो संकल्प पत्र में बातें कही गई थी, उन संकल्प पत्र की बातों को पूरा किया जा रहा है और इस कार्यकाल में आम इंसान बेहतर की ओर बढ़ रहा है। तुलसीराम जी, यही सवाल मेरा आपसे, चूंकि आपके पास जल संसाधन के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है, आप अपने कार्यकाल को किस तरह से देख रहे हैं? चूंकि एक साल सरकार का भी होने जा रहा है, आपके विभाग का भी, क्या कुछ किया जाना है, क्या आगे रोड मैप है? आप जानते हैं हमारे राष्ट्र की आत्मा गांव में बसती है। हमारे देश के गौरव, देश के प्रधानमंत्री का संकल्प और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री का संकल्प पूरा करते हैं। ये तभी संभव है जो कि हमारे राष्ट्र का किसान, उनको हम सिंचाई बेहतर से बेहतर, कृषि को लाभ का धंधा तभी बना सकते हैं कि हर खेत को पानी दें। मैं आपको स्मरण करना चाहूँगा 2003 या 4 में पूरे मध्य प्रदेश का सिंचाई का रकबा मात्र 6 या 7 लाख हेक्टेयर हुआ करता था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वर्तमान की बात कर रहा हूँ, लगभग 50 लाख हेक्टेयर में हम सिंचाई कर रहे हैं और अगला लक्ष्य 2025 का लगभग 65 लाख हेक्टेयर में हम सिंचाई करेंगे और 2028 में लगभग 100 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करने का हमारा ये संकल्प है। और आप सबसे बड़ी गौरव की बात हमारे लिए ये है, जो राष्ट्र के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी थे, जो उनका एक सपना था नदियों को दूसरी एक नदियों से जोड़ने का। आप जानते हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, केन बेतवा, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का सपना था, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केन बेतवा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम लोग केन बेतवा, जो एक बूंद के लिए हमारा बुंदेलखंड तरसता था, 90% ये राष्ट्रीय परियोजना है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को केन बेतवा के रूप में लगभग 44,605 करोड़ की योजना। आप जानते हैं, मैंने कहा था कि हमारे राष्ट्र की तरक्की तभी संभव है कि अन्नदाता ताकतवर बने। लगभग ये योजना प्रारंभ होगी 8,11,000 हेक्टेयर में हम सिंचाई करेंगे और शुद्ध जल पीने का लगभग 50 लाख लोगों को शुद्ध पीने का जल देंगे। 103 मेगावाट बिजली होगी। लगभग 2000 ग्राम, 2000 गांवों को इससे लाभ होगा और 7 लाख से अधिक मेरे अन्नदाता, मेरे परिवार इससे प्रभावित होंगे। जो बुंदेलखंड की तकदीर और तस्वीर, विकास और प्रगति में एक ये नींव का पत्थर केन बेतवा साबित होगी। दूसरी, आप जानते हैं कि हमारा अनुबंध राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ हुआ और काली सिंध, पार्वती और चंबल, जिस प्रकार से केन बेतवा में 10 जिले हैं, इसमें 12 जिले हैं। इसकी लागत 72,000 करोड़, 72,000 करोड़ और 37,000 करोड़ राजस्थान को, मध्य प्रदेश को लगभग 35,000 करोड़। इसमें सिंचाई का रकबा 6,11,000 हेक्टेयर। इसमें कम से कम 12 जिले इससे प्रभावित हो रहे हैं। ये राष्ट्रीय परियोजना, ये हमारे लिए गौरव की बात है।
जो देश पूरे राष्ट्र में कहीं भी नहीं मिली है, मध्य प्रदेश को इसका गौरव मिला। और सबसे ज़्यादा 2023 में सिंचाई में, जल प्रबंधन में, माइक्रो सिंचाई परियोजना, जो देश के प्रधानमंत्री का संकल्प, आप जानते हैं कि राजगढ़ कोंडालिया एशिया की सबसे बेहतर योजना है कि माइक्रो सिंचाई के माध्यम से हमने अभी 2,86,000 हेक्टेयर में सिंचाई कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि हर खेत को पानी मिले। तो मैं ये आपसे सवाल करने वाला था, लेकिन आपने उसमें वृहद बता दिया, क्योंकि चंबल नहर प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके जरिए मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा उससे प्रभावित होगा। 12 जिले। बिल्कुल। मैं चूंकि अब आखिरी छोर में पहुंच रहा हूँ इस सेशन के, आप दोनों से ही मेरा सवाल है। पहले चाहूँगा कि पचौरी जी जवाब दें, चूँकि जो उम्र जो है वो पैमाना होती है कई बार, लेकिन आपने इन तमाम बाधाओं को पार करके अभी भी अपने आप को एकदम यंग रखा हुआ है। सियासत में आज आप भी उतने सक्रिय नजर आते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? चूँकि यहाँ पर बहुत सारे युवा बैठे हुए हैं, कई सारे लोग राजनीति में आने का अपना सपना भी देखते हैं, तो कोई संदेश भी अगर आप देना चाहें। देखिए, मेरा ये सोचना है कि अपना नियमित जीवन रखना चाहिए और संयमित आहार लेना चाहिए। अपनी जो दिनचर्या है वो इस ढंग से रहना चाहिए कि वो बहुत रेगुलर रहे और सकारात्मक सोच के साथ, बगैर बहुत ज़्यादा कोई आकांक्षा पाले हुए अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाना चाहिए। तुलसीराम जी, 70 साल की आपकी उम्र है, लेकिन आपको देख के लगता नहीं है ऐसा। क्या राज है इसके पीछे? आपका प्रेम, आपका स्नेह, सकारात्मक सोच और दिल और दिमाग काम करने में लगाओ। कोई उम्र कभी आड़े नहीं आती। मैं तो कहता हूँ परिवर्तन प्रगति का नियम है। जो हमारे राष्ट्र का भविष्य युवा शक्ति, उसको मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आगे आना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र में परिवर्तन जब जब भी आया है युवा शक्ति के माध्यम से आया है। आखिरी चूंकि मेरे एक सवाल चूंकि यहाँ से भी, और मैं बाकी भी कह रहा हूँ कि हम लगातार सत्र में हम हमारे साथ में जो ऑडियंस बैठे हुए हैं वहाँ से भी सवाल ले सकते हैं। विश्वेश ठाकरे जी हैं जी। जी तो ये उस ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की कृपा और आपका प्रेम, आपका आशीष, सबका स्नेह। कभी भी काम करने में उम्र आड़े नहीं आती है। आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ो। मैं पहली बार 1985 में मेरी सांवेर विधानसभा से विधायक बना, सबसे कम उम्र का, 26 से 27 साल का विधायक बना था। लगभग आपके यहाँ से 6 बार का विधायक हूँ और उम्र सोच के मैं काम करूँगा तो काम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से सम्मानीय पचौरी जी ने कहा था, राष्ट्र पहले, विचारधारा बाद में, राष्ट्र की सेवा पहले करो, पार्टी की सेवा बाद में करो। और आप ये नहीं समझते कि वाकई में हम गौरव महसूस करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है हमारी विचारधारा, हमारी भारतीय जनता पार्टी। ये हमको शक्ति देती है, ये हमें आत्मविश्वास देती है, ये हमें प्रेरणा देती है, ये हमें ऊर्जा देती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके स्वस्थ जीवन की हम कामना करते हैं और जो आपने प्रण ले रखा है राष्ट्र की सेवा के लिए, उसमें आप निरंतर आगे बढ़ते रहें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हूँ कि जो इतना मंच के ऊपर आप दोनों ने हमें इतना समय दिया, हृदय से धन्यवाद देते हुए। हालांकि बहुत पूछा, लेकिन तुलसीराम सिलावट जी ने उसे प्रेम से जो है टाल दिया, बताया नहीं फॉर्मूला सर, लास्टली फॉर्मूला बताया नहीं। 70 साल में भी इतने यंग कैसे? प्रेम तो सबको मिल रहा है सर, लेकिन कुछ